सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, वायसराय यानी 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार हावी हो जाती है भारत में और वो अपने अनुसार नियुक्त करती है। गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उन्हीं को पद क्या दिया गया, वायसराय। और वो रानी विक्टोरिया की तरफ से, यानी जो वहाँ का शासक होता था, किंग होता था, उसकी तरफ से शासन भारत में करते हैं। अब उन्हीं गवर्नर जनरल को हम आगे बढ़ाते हैं और मानकर चलिए एक लेक्चर अभी गवर्नर जनरल पे हमको और लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल जो कर रहे हैं वायसराय के विषय में, ये इन पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। और हर गवर्नर जनरल का कार्यकाल अगर आपके दिमाग में ठीक से सेट हो गया तो आप आधुनिक भारत पूरा एक साथ समझ पाएंगे कि आधुनिक भारत में कौन सी घटनाएं घटी। यानी मध्यकाल में मुगलों के पतन से लेकर आधुनिक काल गांधी जी तक, नेहरू काल तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ तक की घटनाएं आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाएंगी गवर्नर जनरल के साथ ही। तो समझिए ये एक आप आधुनिक भारत की पढ़ाई का एक बड़ा सेगमेंट है। आइए लॉर्ड एल्गिन के विषय में पढ़ते हैं। देखिए ब्रैकेट में फिर उसी तरह से मैंने लिखे हैं गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण कामों को मैंने ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है। उस गवर्नर जनरल का नाम, वायसराय का नाम आते ही आपको 1 या 7 या 4 दिमाग में आने चाहिए कि इसके 4 काम हमको याद रखने हैं। चाहे जीएस के प्रीलिम्स में आना हो या आपको मेंस में छोटा सा नोट्स लिखना हो या इंटरव्यू में उस विषय में बात करनी हो तो आप ये बता पाएंगे। लॉर्ड एल्गिन का केवल एक काम महत्वपूर्ण है, वो भी ऐसा काम जो कि उनके बस में नहीं था। इनकी मृत्यु पंजाब में होती है। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट एक गवर्नर वायसराय था। 1862-63 1 वर्ष का कार्यकाल। मृत्यु इनकी पंजाब में होती। बस इनके विषय में इतनी जानकारी काफ़ी है। इसके बाद है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस का समय है 1864 से 1868। इनके विषय में एक शब्द आता है हमेशा सबसे पहले। वर्ग तो इनके 4 हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो इनको अहस्तक्षेप नीति या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशलपूर्ण आक्रमणीयता, इनको ये इसलिए याद किया जाता है कि आप निष्क्रिय रहते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये कैसे? तो ये अफ़गानिस्तान से इनके जो संबंध तय हुए, आंग्ल अफ़गान संबंध, सर जॉन लॉरेंस ने उसका ऐसा हल निकाला कि उसको कहा गया चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या अहस्तक्षेप की नीति, जिससे ब्रिटिशर सुरक्षित रहे, ब्रिटिश को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमेशा ब्रिटिशर्स को क्या, भारत को ही खतरा रहता था। 1865 में इनके सामने दूसरा बड़ा काम होता है। भारत यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत होती है। यह परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है, समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत भारत यूरोप के बीच किसके समय हुई? तो सर जॉन लॉरेंस। तीसरा वर्ग है अकाल समिति। भारत में अकाल पड़ने का दौर, यद्यपि अकाल की बहुत पुराने उल्लेख मिलते हैं। अशोक को हम लोगों ने पढ़ा था, सम्राट अशोक मौर्य काल में। वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक कोई महास्थान अभिलेख या कौन सा था हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी अकाल का उल्लेख है। तो अकाल की परंपरा, ऐसा नहीं कि अकाल एकदम पड़े, लेकिन ब्रिटिश जो उपनिवेश था, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की आर्थिक नीतियों के चलते भारत में अकालों की दर बढ़ गई, अकालों की भयावहता बढ़ गई, जान माल का नुकसान बहुत होने लगा। हम लोग अलग से एक छोटा सा टॉपिक करेंगे ब्रिटिश भारत में अकाल, लेकिन उस टॉपिक को तो बाद में करेंगे, एक दिन किसी दिन रखेंगे। आप फिलहाल अकाल के विषय में समझिए कि क्या किया गया। तो इसके समय एक अकाल समिति गठित हुई जिसके अध्यक्ष थे कैंपबेल। आपसे ये पूछ सकता है कि अकाल समिति का अध्यक्ष कौन था? जो सर जॉन लॉरेंस के सामने बनी, उसके अध्यक्ष थे कैंपबेल। इसके बाद भूटान को इन्होंने पराजित किया, ये एक इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। इसके बाद इनके कार्य समाप्त। लॉर्ड मेयो पर आते हैं। लॉर्ड मेयो का नाम आते ही जो सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है, भारत में पहली बार जनगणना किसके सामने कराई गई? तो भारत में फिर वही बात, जनगणना तो मौर्य काल में भी मिलती, जनगणना समिति नगर की, मृत्यु पंजीकरण की अलग समिति मिलती है, लेकिन आधुनिक भारत में ये श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो के सामने 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में अनियमित जनगणना कराई जाती है। लॉर्ड मेयो के 5 काम हैं। एक तो लाल सागर से होकर के तार सेवा प्रारंभ हो गई प्रॉपरली। 1871 लिखा है इसमें, मुझे 72 याद है, देख लीजिएगा, चेक करिएगा। जनगणना कराई गई पहले। 1872 में ही भारत में कृषि विभाग गठित होता है और मेयो कॉलेज ये राजकुमारों की परीक्षा के लिए अजमेर में स्थापित किया गया है। यानी कि प्रिंसेस पढ़ते थे इसमें, तो राजकुमार इसमें अध्ययन करते थे, रजवाड़ों के लिए था ये मेनली। और इसकी हत्या कहाँ कर दी गई? पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई।
ये एक महत्वपूर्ण 5 सवाल है। और जनगणना वाला तो अक्सर पूछा जाता है पहली बार कब की गई, और ये भी पूछ सकता है पोर्ट ब्लेयर में किसकी हत्या की गई, तो आपको याद रखना पड़ेगा लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक अगला गवर्नर हमारा वायसराय 1872 से 76। और एकमात्र महत्वपूर्ण काम, सैयद अहमद अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इनके सामने बनता है। सैयद अहमद का नाम जुड़ा हुआ है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी अलीगढ़ में, बाद में AMU बना, उसका इतिहास बाद में जानेंगे जब शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। फिलहाल इतना, ये संस्थापक थे। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कंप्लीट। अगले पे आइए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का नाम सबसे पहले तो, जब आपको कोई लॉर्ड लिटन का नाम सुनिए तो सबसे पहले समझिए एक बहुत ही अलोकप्रिय गवर्नर, भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय जो वायसराय हुआ, भारत में जो भारत के भारतवासियों के लिए सबसे खराब कार्यकाल जो रहा वो रहा लॉर्ड लिटन का। अंग्रेज़ों के लिए नहीं खराब रहा, अंग्रेज़ों के लिए तो उसने बहुत काम किए, लेकिन भारत की दृष्टि से ये एक भारत में अलोकप्रिय गवर्नर था बहुत। यद्यपि ये बहुत बड़ा कवि था, बहुत सारे इसने उपन्यास लिखे, और साहित्य जगत में इसका नाम था ओवेन मेरेडिथ। साहित्य जगत का लिटरेरी पर्सन था, लेकिन वो एक अलग पक्ष है। कोई व्यक्ति साहित्यकार हो सकता है, लेकिन साहित्यकार होने का मतलब यह तो नहीं कि वो ठीक ही होगा या उसका दृष्टिकोण ठीक ही होगा। बहुत सारे आज के युग में मैं कई कवियों को सुनता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनके आप विचार सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास 10-5 इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप सुनेंगे तो लगेगा कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा नावल लिखा है, लेकिन वास्तव में उनकी जो विचारधारा है या उनके जो वर्किंग है वो बहुत ख़राब है, घटिया है। तो ऐसा ही समझ लीजिए लॉर्ड लिटन के विषय में। अच्छा साहित्यकार था, उस दुनिया में उसका नाम है। इसके सामने बहुत भीषण अकाल पड़ा, और इतना बड़ा अकाल पड़ा कि जैसे कैंपबेल के सामने केवल समिति बनी थी, एक अकाल आयोग गठित किया गया लॉर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। आपसे कभी भी पूछ सकता है 1878 में जो आयोग गठित हुआ, आयोग उसका अकाल का, उसका कौन अध्यक्ष था, लॉर्ड स्ट्रेची। और अगला वर्ग है इसका, राजनीतिक उपाधियां जो मिलती थीं, राजनीतिक उपाधियां दी जाती थी जो रजवाड़ों को, वो इसने अधिनियम ला करके समाप्त कर दी। राजनीतिक उपाधि अधिनियम लाया, जिसके समाप्त नहीं किया, जिसके माध्यम से विक्टोरिया जो उस समय रानी थी उनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। वो एक अलग केस में बाद में डिस्कस करूंगा। उपाधि अधिनियम से विक्टोरिया को ये दिया गया। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, 3 बार दिल्ली दरबार शायद आएगा, दूसरा 1911 के आसपास। मैं पढ़ूंगा दिल्ली दरबार पर जब आऊँगा। अभी प्रथम दिल्ली दरबार इसके सामने 1877 में लगा। इसी दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को कैसर ए हिंद घोषित किया गया। इसके समय का सबसे जो खराब वर्क था, प्रेस का गला घोट दिया, अखबारों का गला घोट दिया। कारण ये था 1857 की क्रांति के बाद भारत में बहुत सारे समाचार पत्र आने लगे थे। समाचार पत्रों के माध्यम से विदेशों की बहुत सारी व्यवस्थाओं को यहाँ प्रसारित किया जा रहा था। थोड़ा सा लोग पढ़ लिख भी रहे थे, जागरूकता फैल रही थी। ऐसे में अखबारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो रही थी। तो इसने सोचा कि अखबारों के प्रसार को कैसे रोका जाए। तो इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और अखबारों का गला घोट दिया। बहुत सारे अखबार बंद कर दिए, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया, प्रकाशकों को, जो लोग करते थे ऐसा काम। अमृत बाजार पत्रिका एक अच्छा अखबार था मोतीलाल घोष जी का, उसका उन्होंने भाषा, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के अखबारों पर नहीं लागू होता था, तो उन्होंने भाषा बदलकर अंग्रेजी कर ली। ये तो एक बात हो गई। हम लोग जब भारतीय प्रेस पढ़ेंगे या भारतीय पत्रों का पूरा इतिहास पढ़ेंगे एक लेक्चर में, किसी न किसी समय आएगा, तब इसके विषय में पूरी जानकारी लेंगे। अभी केवल इतनी बात, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के सामने लाया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शस्त्र अधिनियम लाया गया। इससे शस्त्र ऐसे आप नहीं रख सकते थे, पहले आपको लाइसेंस लेना होता था, उसके बाद ही आप कोई शस्त्र धारण कर सकते थे। और सिविल सेवा की उम्र 21 साल से घटाकर इसने क्या कर दी, 19 वर्ष, जिससे कि उद्देश्य यही था कि कम से कम भारतीयों को अवसर मिल सके सिविल सेवा परीक्षा में। फिर भी भारतीयों ने तमाम झंडे गाड़े, और इस उम्र के बावजूद भी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे अरविंदो घोष हों, ये सब लोग बाद में सेलेक्ट होते रहे सिविल सेवा में और अपना स्थान बनाते रहे। लॉर्ड रिपन, जस्ट इसके बाद आया लॉर्ड रिपन। रिपन का नाम एक अच्छा उसमें लिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक हैं समाज सेविका हुई महिला, उन्होंने तो इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। मतलब बहुत बड़ी संज्ञा हो गई, इतनी संज्ञा मैं ना भी दूं तो ये एक अच्छा शासक था। इसके लिए एक शब्द मैं बोलूँगा, उदारवादी, लिबरल था। सारी चीज़ों को देखता था कि कहाँ कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इसने एक पुस्तक लिखी, इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ दिस एज।
इस पुस्तक का लेखक रहा ये। इसको इन्होंने कहा प्रथम वास्तविक जनगणना की शुरुआत इसी के सामने होती है। मैंने बताया जो मेयो के सामने शुरू हुई थी, लेकिन पहली जनगणना मेयो के सामने, लेकिन प्रथम वास्तविक नियमित जनगणना किसके सामने आती है? लॉर्ड रिपन के सामने 1881 में। एक बहुत बड़ा जो आज आप देखते हैं नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, जिला पंचायत हैं, ग्राम प्रधान हैं, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है। यद्यपि चोल काल हम लोगों ने पढ़ा था, प्राचीन भारत से आप जुड़ते रहिएगा, आधुनिक को आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, प्लस लिखने में आपकी दृष्टि विकसित होगी। भारत में प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन के बहुत सारे तत्व दिखाई देते हैं। चोल काल में तो स्थानीय स्वशासन अपने गोल्डन पीरियड में था, चरम पर था, चोलकालीन नगर व्यवस्था पढ़ेंगे। लेकिन जो आधुनिक भारत में है वो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी के सामने ये व्यवस्था लागू की गई। इसके वर्ग बहुत है, देखिए 8 वर्ग पे हमने काम किया है, 8 पॉइंट हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिपन का। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए जो कामगारों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, जिससे कि फैक्ट्री अधिनियम कारगर हो सके। इसने नमक कर कम कर दिया था। बाद में नमक को लेकर एक जब महात्मा गांधी का एज पढ़ेंगे हम लोग, गांधी युग, तो गांधी जी को देखेंगे, उन्होंने नमक को लेकर आंदोलन बहुत बड़ा छेड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको पढ़ेंगे गांधी जी के साथ। इसने नमक पर कर कम कर दिया था। इसने इस बात को फील किया कि नमक पर कर अधिक नहीं होना चाहिए। हंटर कमीशन इसके सामने गठित होता है 1882 में, और हंटर कमीशन की जो गठन हुआ था वो मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा को लेकर किया गया था। तो 1882 में हंटर कमीशन का, आपसे पूछ ले हंटर कमीशन किस लिए था, तो विषय हो गया प्राथमिक शिक्षा को लेकर। और कब बना? 1882 में। किसके सामने बना? लॉर्ड रिपन के सामने। बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। वर्नाकुलर एक्ट जो लिटन ने लागू किया था, चूंकि रिपन को मैंने कहा एक ठीक व्यक्ति थे, इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद इसका एक बड़ा इश्यू रहा। इल्बर्ट एक सिविल सेवा के सदस्य थे, जजी से न्याय की तरफ से, और आपस में इल्बर्ट बिल विवाद अलग से डिस्कस कर लेंगे हम लोग कभी क्या था। आप अभी चूँकि हम लोग मोटे मोटे पॉइंट लेकर चल रहे हैं, तो इल्बर्ट बिल विवाद को ही लेकर इसने त्यागपत्र दे दिया बाद में रिपन ने। एक और इसका वर्क है अकाल संहिता 1883 में इसी के सामने आई थी, क्योंकि यहाँ देखो आयोग गठित हो चुका था, अकाल आयोग। इसने रिपोर्ट दी होगी इसके सामने, एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़ा करिए, जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर 1883 में अकाल संहिता पहली बार आती है। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के केवल 4 काम, वो चारों काम सामने लिखे हैं, आप इनको बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि 4 काम क्या रहे होंगे। लॉर्ड डफरिन का काल है 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन का काल आते ही याद आती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस संस्था इसी के सामने बनी। उसी कांग्रेस ने पूरा स्वतंत्रता संघर्ष, हालांकि बहुत सारे क्रांतिकारी दल थे, साम्यवादी दल थे, किसानों के दल थे, मजदूरों के दल थे, लेकिन फिर भी जो लीड कर रही थी कांग्रेस, जिसके अधिवेशनों पर फिर माना जाने लगा कि बहुत सारी देश की दिशाएं तय होने लगी थी समय के साथ, उसकी शुरुआत होती लॉर्ड डफरिन। हालांकि ये नहीं चाहता था कि कांग्रेस संस्था बन जाए, देश स्वतंत्र करा ले, उसने मजाक भी उड़ाया, अल्पसंख्यक भी कहा, लेकिन जो भी कारण थे, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना जो होती है 1885 में, वो लॉर्ड डफरिन के सामने होती। महत्वपूर्ण कार्य सबसे इसके सामने जो घटित हुआ। दूसरा, टेनेंसी एक्ट बंगाल में लाया। ये टेनेंसी एक्ट का मतलब समझिए सिर्फ इतना, जमींदार अब किसी किसान को बेदखल नहीं कर सकता था। ऐसे ये नहीं कि जमींदार का मन हुआ तो आज इसको ज़मीन दे दिया, इससे कल छीन लिया। एक सिस्टम लाया गया, नियम कानून लाए गए कि आप ऐसे ज़मीन नहीं छीन सकते, जमींदारी कानून हो गए। इसने बर्मा को जीता और बर्मा को मिला लिया। बाद में 1935 में बर्मा अलग होगा, जाके जब अगले गवर्नर को पढ़ेंगे तब आएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण और उत्तर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1887 में, इसी के सामने लॉर्ड डफरिन के सामने। ये इसके 4 काम। इसके बाद आइए लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन एक शहर है, पर्यटक स्थल है बहुत अच्छा उत्तराखंड में, आप कभी देखने जाइए, घूमने जाइए, पहले तैयारी कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाइए। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक भारत में रहते हैं। इनके सामने 3 वर्क है महत्वपूर्ण इनके। एक तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 81 में आया था, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 10 साल बाद इनके सामने आता है। इसके और नियम अच्छे बनाए गए होंगे, जब आप फैक्ट्री नियम पढ़ेंगे हम लोग कानून तब आएंगी चीज़ें। इंडियन काउंसिल एक्ट यानी 1892, पहली बार निर्वाचन जैसी व्यवस्था लाई जाती है। किसके सामने? लॉर्ड लैंसडाउन के सामने। पहली बार लोग निर्वाचित होते हैं 1892 के बाद, निर्वाचन के माध्यम से भी लोगों को असेंबली में जाने का मौका मिलना प्रारंभ होता है।
तीसरा बड़ा वर्क जो आज भी आपसे पूछा जाता है, बच्चों को छोटे छोटे याद रहता है कि भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जो विभाजन करती है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी है, आपको सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो शर्म की बात है बहुत कि आपको अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं नहीं याद है। रेड क्लिफ रेखा उसको बोलते हैं। या भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। आप सारी पढ़िएगा, मैं जब स्टूडेंट था तब तो एकदम से याद रहती थी, अभी मुझे उनकी लंबाई भी याद रहती थी, कितनी कितनी लंबाई है, अभी सारा नहीं याद रह गया मुझे, लेकिन लगभग यही है। तो डूरंड रेखा, उस समय एक मार्टिमर डूरंड या मार्टिमर या कुछ नाम था उनका, पहला शब्द डूरंड आखिरी शब्द था उनका, उनको भारत अफगानिस्तान के बीच सीमांकन के लिए अप्लाई किया गया था। वो दूतावास में वही कार्यरत थे, विदेश दूतावास में या कहीं, तो उन्हीं के नाम पर वो डूरंड रेखा बन गई। और हालांकि वास्तव में भारत अफगानिस्तान की सीमा इस समय आप मैप देखिएगा भूगोल में नहीं मिलती है। NCERTs हमारी दिखाती हैं, भारत सरकार भी अपने मैप में दिखाती है, लेकिन जो पाकिस्तान का वो हिस्सा, अधिकृत पाकिस्तान का जो POK कहा जाता है, वो स्वतंत्र अपने को कहता है, पाकिस्तान के प्रभाव में है, चीन के प्रभाव में है, तो वहाँ का हिस्सा टच करता है अफगानिस्तान को, वही हिस्सा डूरंड रेखा में टच होता है। तो भारत से अभी वर्तमान में सीधा टच तो होता नहीं है, लेकिन ये डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान के बीच मानी जाती है, नाम से फेमस है। और लास्ट में आज हम लोग कर रहे हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। हमने एल्गिन फर्स्ट से शुरू किया था और एल्गिन सेकंड पे आके समाप्त कर रहे हैं। एल्गिन सेकंड का कोई काम ऐसा नहीं जो आप याद रखें, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत इनके विषय में नहीं, ना तो कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस लॉर्ड एल्गिन सेकंड हुए थे और उन्होंने एक बात बोली थी, कहा था हमने भारत को तलवार के दम पर जीता है और तलवार के दम पर ही इस पर राज्य करते रहेंगे। ये कथन अगर पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, तो ये वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, उन वायसराय का ये कथन है। इस तरह से इतने वायसराय के विषय में हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी इनकी ले ली। एक लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे अगले कि सारे वायसराय पढ़ लेंगे, यानी कि हम 1947 तक आ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो और सेगमेंट थे हमारे सिलेबस के, उन सेगमेंट की तरफ आधुनिक भारत में चलेंगे। अभी समाज सुधार वगैरह बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक, राजा राम मोहन राय जैसे साहसी व्यक्तियों को पढ़ना है, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिनकी आज समाज में बहुत ज़रूरत है भी, ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जो सर्वस्व त्याग कर सकें, जो लोग ओरिजिनल अंदर भावनाओं से काम कर सकें, लोभी न हो, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। समय के साथ आएंगे आगे और वो दिखाई देंगे समाज में, और लोग काम भी कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग तब तक इस पर होमवर्क करते रहिए अच्छे से। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।